Hello everyone, welcome to our channel. Now from completing section 24 in last session, we come to section 25 and in today's section we will discuss it in detail. Section 25 says power of Supreme Court to transfer suits etc. Right? So बच्चे section 25 का clause 1 क्या कहता है? Without wasting time, let's start section 25. Suppose matter is pending in one high court. देन सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर इट टू अनदर हाई कोर्ट. ठीक है, एक हाई कोर्ट से अगर मैटर आपको दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, सपोज दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड वन, सो ये जो पावर है ट्रांसफर करने की, ये किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास. और इफ अ मैटर इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर दिस हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर इट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द अदर हाई कोर्ट. अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सपोज कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट की है, तो आपको अगर मैटर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेंड करना है, तभी भी ये पावर किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास. बट ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है रिस्पेक्टिवली डिफरेंट हाई कोर्ट्स की ही होंगी. राइट बच्चे? सो सिमिलरली अ सिविल जज अंडर दिस हाई कोर्ट, इट कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर सिविल जज ऑफ अनदर हाई कोर्ट. ठीक है, ऐसी जैसे सिविल जज हो, वेदर इट सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, तो वो भी अगर डिफरेंट हाई कोर्ट के अंडर का सिविल जज है, तो इसके पास ये भी ट्रांसफर करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास. सो ट्रांसफर विद इन द हाई कोर्ट्स और ट्रांसफर विद इन द जुरिस्डिक्शन फ्रॉम वन हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू अनदर. ठीक है, सो दैट पावर सुप्रीम कोर्ट हैज. इट विल बी डन ओनली ऑन एप्लीकेशन. ठीक है, ट्रांसफर जो भी होगा बच्चे, ट्रांसफर ओनली ऑन एप्लीकेशन. Right? So any of the parties will move an application, and as per the application the court may transfer. What is the criteria? Criteria क्या होता है? It is expedient for the ends of justice. आप क्यों ट्रांसफर की डिमांड करते हो? या ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कब करता है? When it feels yes there is a need for to meet the ends of justice. ठीक है बच्चे? Now coming to the clause 2, 25th clause 2, it says suppose A and B, there is a suit between A and B. A and B है और इनके बीच में एक सूट चल रहा है. Now A wants to get the suit transferred or maybe B wants to get the suit transferred. कोई भी पार्टी चाह सकती है कहाँ पर? To some other court. So they can apply to the high court or to the supreme court. किसी के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास. अच्छा, मान के चलिए, मान लो कि आपको केस दिल्ली से ट्रांसफर करवाना है. ठीक है, बी वांट्स टू गेट द सूट ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू पटना, तो वो क्या करेगा? ही विल पुट द एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब वो डिफरेंट स्टेट में जा रहे हो, डिफरेंट हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, दिल्ली टू पटना. राइट? तो हाई कोर्ट तो कर नहीं पाएगा, कौन कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट. बट क्या करता है? ही हैज सेइंग कि ही हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन विद मोशन या विद एफिडेविट्स मोशन, मींस बी विल हैव टू फर्स्ट सर्व नोटिस टू ए. सबसे पहले बी को ए को एक नोटिस देना पड़ेगा. अगर बी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसको पहले ए को एक नोटिस भेजना पड़ेगा. ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू फाइल सच एन एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसफर. देन ही विल सर्व द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, जो वो एप्लीकेशन होगी उसकी कॉपी भी उसको सबसे पहले ए को देनी पड़ेगी. सो नोटिस प्लस एप्लीकेशन, बोथ द थिंग्स. राइट? देन आफ्टर क्या होगा? ही विल वेट फॉर 14 डेज. ठीक है, बी कितनी डेज के लिए वेट करेगा? 14 डेज के लिए. टिल 14 डेज ही कैन नॉट फाइल द एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअल में फाइल नहीं करेगा. ठीक है, ऑन द 15th डे, नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीटिंग 14 डे, जो 15th डे होगा बच्चे, ऑनवर्ड्स ही कैन फाइल द एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट. कंसेप्ट समझ में आया? हमारा क्लोज 2 क्या कहता है? ठीक है, यहां पर आपने सीआरपीसी में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 406 एंड 407, दे ऑल्सो टॉक अबाउट मोशन और नोटिस ऑन मोशन. मीन्स आपको सबसे पहले उसकी जानकारी ऑपोजिट पार्टी को देनी होती है. Every application of this section made by a motion which shall be supported by an affidavit,
So he will first of all draft the application and serve it to the opposite party. The date is served from that date onwards 14 days. You cannot file the application on the Supreme Court. 15 day या 15 day के onwards you will file the application before Supreme Court and it is called notice in motion. इस concept को क्या बोलते हैं बच्चे? Notice in motion, right? मतलब आपने उससे पहले नोटिस दे दिया था, you inform the other party. ओके, नाउ ये टाइम क्या होता है बच्चे? जो ये 14 डेज का टाइम होता है बेसिकली ऑपोजिट पार्टी को अपना डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है. देन कमिंग टू क्लोज 25th क्लोज 3 क्या कहता है? इफ यू विल गो फॉर अ फ्रेश ट्रायल देन इट विल डी नोवो ट्रायल होगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर. आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कैसे करता है? फ्रेश स्टार्टिंग करते हैं या कंटिन्यू वहीं से करते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लो ऑर्डर किया है कि जो केस है आपके पास ट्रांसफर कर रहे हैं और आप इशू फ्रेम के स्टेज से फिर से ट्राई करो. मतलब जहां से इशू फ्रेम हुए थे दूसरी हाई कोर्ट को वो ऑर्डर देते हैं कि आप इशू फ्रेम की स्टेज से फिर से कोर्ट को ट्राई केस को ट्राई करो. सो इट विल हैव टू ट्राई इट अगेन. ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है एंड द डिस्क्रिशन लाइज ऑन द कोर्ट और इट में कंटिन्यू फ्रॉम दैट स्टेज और इट में रीट्राई इट एंड डिस्क्रिशन लाइज ऑन देन हाई कोर्ट, राइट? अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया है कि कहाँ से जो केस होगा वो स्टार्ट होगा, स्पेशली मेंशन है तो आपको उसी को ही फॉलो करना है. एंड इफ देयर इज नथिंग लाइक दैट देन दैट्स द डिस्क्रिशन ऑफ जो ट्रांसफरी कोर्ट है, लाइक द सेकेंड वन, उसकी डिस्क्रिशन पर डिपेंड होगा कि उनको कैसे ट्रायल करना है, रीट्राई करना है या उसी स्टेज से ट्राई करना है, दैट इज. ठीक है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दैट यू मस्ट या यू मे बी ट्राई देयर, ठीक है, आपको इशू वहां से स्टार्ट करना है, देन कोर्ट को जो भी डायरेक्शन दी गई है उनको वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, बाय चांस कोर्ट अपील such proceeding is to be transferred shall subject to special discretions and the order of the transfer either retry it or proceed it from the stage as it was transferred to it. ठीक है, देन आपकी डिस्क्रिप्शन पे या तो रिट्राई करो या जहां से भी वो स्टेज एंड हुई है वहीं से ही स्टार्ट करने का. ओके, कमिंग टू द सेक्शन 25 क्लोज 4. क्लोज 4 क्या बात करता है बच्चे? ये कंपनसेशन की बात कर रहा है, मेनली कंपनसेट करना. ठीक है, कंपनसेशन में क्या है कि अगर आपने फ्रीवलस या कोई वेरिएशंस मतलब यूजलेस विदाउट एनी रीजन कोई भी जो एप्लीकेशन डाली है जस्ट टू ट्रबल द ऑपोजिट पार्टी, सो ईदर योर एप्लीकेशन वाज फ्रीवलस और इट वाज विक्सेशियस. इन ईदर दीज टू केसेस if the court dismiss the application then they impose compensation less than or equal to 2000 rupees. आपको 2000 rupees देने पड़ेंगे एज अ फाइन, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन डाली है वो जस्ट टू गिव ट्रबल टू द ऑपोजिट पार्टी एंड इट वाज फ्रीवलस और विक्सेशियस. तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगी प्लस आपसे कंपनसेशन डिमांड करेगी अप टू 2000 रुपीज. ठीक है, वेरी गुड. देन कमिंग टू क्लोज फिफ्थ. क्लोज फिफ्थ किसकी बात करता है बच्चे? ये कहता है कि सपोज दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है, जुरिस्डिक्शन में से दिल्ली कोर्ट के पास फाइल हुआ था, ठीक है, जो केस था वो दिल्ली कोर्ट के पास हुआ था एंड फ्रॉम हियर इट इज ट्रांसफर टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. ओके, दिल्ली कोर्ट से कहां पर? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में. ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर किसी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है के पास ट्रांसफर हुआ. दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस ट्रांसफर हुआ है, राइट? सो क्या होगा? तो ये सूट अब इधर ट्रांसफर हो गया है, कहां से? दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. सो व्हेन दिस सूट इज ट्राइंग विच लॉ विल प्रिवेल? अब कौन सा लॉ होगा? द लॉ एप्लीकेबल इन पंजाब एंड हरियाणा, जो पंजाब एंड हरियाणा में लॉ है या जो दिल्ली में लॉ है. ठीक है, कौन सा कानून होगा? देखिए, जो मैटर था वो फर्स्टली दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ है, तो जो अभी तक वो ट्राई किया गया वो अकॉर्डिंग टू द लॉज दैट आर प्रिवेलिंग इन दिल्ली उसी के अकॉर्डिंग है. बट जब मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया है तो क्या जो पर्टिकुलर लॉ से वो
स्टार्ट हुआ है, उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, वही लॉ स्टार्ट हमें कंटिन्यू करने हैं, या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो लॉ है वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, कौन सा होगा, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो लॉ लागू होगा, दे आर सेम प्रोसीजरल वेक्सिशियस, सो द सेम लॉ विल अप्लाई बाय दिस कोर्ट। सब्सटेंसिव लॉ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट प्रोसीजरल लॉ में वेरिएशन हो सकता है। सो द लॉ वुड अप्लाइड एट दिल्ली, दैट लॉ विल अप्लाई एट एनी डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए कि पंजाब में अम्बाला में चल रहा है, सो अम्बाला में वही लॉ चलेगा जो दिल्ली का है, ठीक है, मतलब जो प्रीवियसली लॉ होगा वही नेक्स्ट या पर्टिकुलर जिसमें भी आपने ट्रांसफर किया है वहां पर वही चलेगा, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इन दिस क्राइटेरिया इज व्हाट शुड बी द कंसीडरेशन बिफोर कोर्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रांसफर्ड और नॉट। So it is called the doctrine of forum convenience. Okay, I'll write doctrine of forum convenience. ओके तो इसमें क्या है, देर आर टू पर्सन ए एंड बी, ए हैज फाइल्ड द सूट इन दिस कोर्ट, नाउ बी वांट्स द सूट टू बी ट्रांसफर्ड लाइक दिस कोर्ट, और इस कोर्ट से यहाँ पर ट्रांसफर करवाना चाहता है बी, and both the courts can try, either both of them have the jurisdiction or at least the second court is competent to try, यही होता है ना। so this court is the court where the suit was filed, and this court जो है next one is the court where the suit has transferred. So this court is also having the jurisdiction, and this court also has the competency. You always go by plaintiff's choice because the plaintiffs is the dominus होता है ना, means the master in the suit. डोमिनिस पर्सन कौन सा होता है, जो मास्टर होता है सूट का, तो हम अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ ही चलते हैं। सो ही हैज द चॉइस ऑफ द फोरम, ठीक है। सो देयर वर फोर कोर्ट्स वेरी थ्रू फाइल द सूट, so he has chosen to file it one of the places, so that is why we say that plaintiff has the jurisdictional advantage wherever he wants to file the suit out of those four courts, and you can file the suit. by chance plaintiff के पास इन चार कोर्ट्स की चॉइस थी, तो उसने इस कोर्ट को चुना, वो क्यों चुना, वो उसकी चॉइस है, क्योंकि he is the master, right? Once he has filed to choose the suit at a particular court, then defendant want to transfer it to some other court, then the burden of proof will lie upon the defendant. defendant पर burden of proof रहता है कि आप क्यों इस पर्टिकुलर कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते हो। What will be the burden of proof? burden of proof defendant को क्या शो करना पड़ता है, if the suit is continued at this present court, then I will suffer so and so losses and the losses will be irreparable. ये अपना इशू देगा कि मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, and that loss is irreparable. So defendant will not appear before the court because of some reasons. Defendant witnesses or evidences proof नहीं कर पाएगा for some reasons. तो इसीलिए present court से वो next court में transfer करवाना चाह रहा है, right? So therefore he will suffer the failure of justice and losses, something which cannot be compensated for any reason. So if the suit is transferred to this court, other court, then the plaintiff will not suffer any such material loss. उसको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर जो कोई भी केस इस कोर्ट से इस कोर्ट में आएगा तो प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं होगा, देखिए मुझे तो होगा ही बट प्लेंटिफ को नहीं होगा, यहाँ मुझे हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज का एक तरीके से बेनिफिट है, राइट। सो इस वजह से इफ ही प्रूव दीज थिंग्स दैट to continue, that he doesn't want to continue in this court, then I'll suffer so and so loss, and if you transfer the suit to the other court, then the plaintiff will not suffer any such losses. So if you prove both the things, then court क्या होगा, then the balance of forum convenience चलेगा, this doctrine of forum convenience, ठीक है। ये किसके फेवर में हो जाएगा, डिफेंडेंट के फेवर में, and hence the court will transfer the suit. कोर्ट इन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर कर देगी। बट इफ इट इज फाउंड कि प्लेंटिफ विल सफर द मटेरियल लॉस, देन सूट ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज ही वाज द मास्टर। आपको सबसे पहले प्लेंटिफ के बारे में भी सोचना है कि उसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, राइट बच्चे। सो इन दैट केस बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, एंड द प्लेंटिफ जो होगा बीइंग द dominant party in the suit and master of the suit, court will go according to the choice of the plaintiff, and the suit shall not be transferred.
राइट बच्चे? सो ए बाय चांस ए ने बी पर इस कोर्ट से सूट किया है एंड बी चाहता है कि केस यहाँ से यहाँ आ जाए, है ना, फ्रॉम 1 to 2, तो बी को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर कोर्ट में सूट चलता है दिस कोर्ट में तो मुझे इतने लॉसेस होंगे और जो वो लॉस है वो इरिपेरेबल होंगे, और अगर कोर्ट दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है तो प्लेंटिफ को ऐसा कोई भी लॉस नहीं होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रायल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मीन्स कन्वीनियंस देना बोथ द पार्टीज को. सो इट इज नॉट कन्वीनियंट टू द प्लेंटिफ, बट कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले ये देखेगी कि कन्वीनियंसी सबसे ज्यादा इनकन्वीनियंसी किसको हो रही है. ठीक है, डिफेंडेंट को हो रही है तो वो अपना पक्ष रखेगा, और अगर उसको लगता है कि प्लेंटिफ को इससे होगी तो वो केस को नहीं ट्रांसफर करेगी, क्योंकि सबसे पहले उनको प्लेंटिफ का भी बेनिफिट देखना होता है. Court will call it balance of convenience, or you can say doctrine of forum of convenience. So whenever the defendant applies for the transfer of the suit, burden of proof would lie upon defendant and defendant has to prove that. So if the suit is continued in present court, then he will suffer some irreparable material losses, and if the suit is transferred, अगर ट्रांसफर होगा, plaintiff will not suffer any such material losses. ये दो मेन बातें हैं. In such cases it will be said that the balance of convenience is tilted in favor of defendant and suit shall be transferred. बट एक चीज मैंने जो आपको बार बार बता रही हूँ, इट इज अगर ये पता लग जाता है कि डिफेंडेंट will suffer irreparably if suit is not transferred, the plaintiff will suffer irreparably if the suit is transferred. ठीक है, अगर यहाँ ही केस चलता है तो डिफेंडेंट को लॉस हो रहा है, और अगर यहाँ आ जाता है तो लॉस किसको हो रहा है, प्लेंटिफ को हो रहा है. देन द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस विल स्टिल बी सेड टू बी टिल्टेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ के ही पक्ष में केस रहेगा और उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. Suit shall not be transferred. I hope you understood it well. This is section 25. Keep it reading along with examples. I'll discuss the landmark judgments in next session that are related to section 25 and that are going to be very, very important. So stay tuned for that. Till then, have a good day. Thank you.